अभी हम लोग मुरौल प्रखंड के एक संबंधित मुरौल नगर पंचायत के एक छोटे से चौक लालू यादव चौक पे हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस संबंधित नगर पंचायत क्षेत्र के पदेन उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार यादव। अपने पद को लेकर के जो भी कार्य हैं उनको लेकर के काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो इन व्यस्तम जीवन से कुछ समय हमने अभी चुराई है और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो गरीबों की मुहिम और आवाज़ बिहार की धार में इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू ऋषभ जी आपका। जी, जब से चुनावी माहौल हुआ है, चुनाव के बाद परिणाम आए हैं, ख़ास तौर पर युवाओं को और जो भी बुजुर्ग हैं उनको भी आपसे लेकर कितने सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब वो आपसे चाहते हैं, लेकिन किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आपके व्यस्तम जीवन को लेकर या फिर किन्हीं माध्यमों को लेकर आपसे जवाब पा नहीं पाते। तो इस चीज़ों को लेकर हमने आपसे मिलने की कोशिश की और अभी आपसे मिल रहे हैं। तो बाकी बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले बढ़ते हैं सवालों की ओर, जिनमें कुछ सवालों को हम इनसे करेंगे जो ख़ास तौर पर मुरौल प्रखंड के मुरौल नगर पंचायत के युवाओं के हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल सर कि आप पदेन उपाध्यक्ष के होते होते मतलब पद से उपाध्यक्ष के होने के साथ साथ एक शिक्षक भी है, तो आखिर आपकी कौन सी ऐसी बातें थी जिसने क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? शिक्षा, हमने बच्चों को बखूबी शिक्षा दिया और शिक्षा के साथ साथ बच्चों का जो भी समस्या होता था स्कूल पर हो या आपके ब्लॉक पर हो, जाति आवासीय में हो या फीस के मामले में हो, हमेशा उसका मुद्दा हमने उठाने का प्रयास किया। हर संभव उसके प्रयास मतलब कि उसके कामों को निभाने का प्रयास किया, जिसके लिए आज इतना युवा हमारे साथ है। जी, ऐसा बोला जाता है कि नगर पंचायत का चुनाव कहीं न कहीं गाँव में विद्रोह ला देती है, जिसमें लोग अपने मसल्स पावर का यूज करके, पैसों का पावर यूज करके और भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन आपका जो चुनाव जीतने का हथियार है वो आप बता रहे हैं कि शिक्षा है, तो आपने शिक्षा के दम पर जीता। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन जो उठ कर के आ रहा है कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा मात्र राज्य है या फिर देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है, उसके साथ साथ पंचायती शासन प्रणाली है, ताकि विकास का जो रिसाव हो वो केंद्र से लेकर के पंचायतों तक हो सके। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो आखिर इस विकास के कार्य जो गांव में नहीं मिल पाती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? विकास के कार्यों को करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है वो पैसे नहीं है, या फिर विकास के कार्यों को करने के लिए जो ईमानदार नेता चाहिए वो ईमानदार नेता नहीं है? ये दोनों चीज़ है कि इसमें दोनों चीज़ को आप मान सकते हैं। जैसे में कि ईमानदार नेता की कमी है, इसके पीछे है जनता। जैसे आज हमको बिना पैसा के लोग चुन के आया है, वैसे ही आपको ईमानदार नेता चुन के सामने लाना पड़ेगा, तो आपका विकास अवरुद्ध नहीं होगा। और रहा बात कि जब आप अच्छे नेता को आप चुनिएगा तो अच्छे हमेशा आपके दुख सुख में वो भागी बन के रहेगा और आपके विकास को देखेगा। और लोकतंत्र में आपने कहा कि लोकतंत्र में त्रिस्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है तो यहाँ हम पंचायत एक छोटी सी इकाई है लोकतंत्र की, जिसमें अपना कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं और हर नेता को इसी तरह से कार्य को करना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि हम इस काम को बखूबी कर रहे हैं और आगे हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न जो काफ़ी तीखे हैं, जो लोगों के पूछे जा रहे हैं पंचायती स्तर पर, कि प्रखंड स्तरीय जब कोई भी दुर्घटना होती है, हालांकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, लेकिन जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना स्थलों पर एम्बुलेंस से पहले आपकी अप्रोच होती है, आपकी पहुंच एम्बुलेंस से पहले होती है। तो आखिर इस आशय से क्या संबंध है? आपका राजनीतिक पद को प्रोन्नति को लेकर के ये कार्य किए जाते हैं या फिर बस इसका सीधा संबंध समाज सेवा से है? देखिए, हमको पद का लालच नहीं है, आगे पद आएगा या नहीं आएगा ये हमको पता नहीं, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज तक भी मैं एक नेता नहीं बना हूं और आगे भी बनना नेता नहीं चाहता हूं, क्योंकि नेता का परिभाषा आजकल बदल गया है। क्योंकि नेता जो आपका जो मुद्दा है, यहाँ लोग राजनीति को चुगलबंदी की
ओर ले जा के रख दिए हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपको हम कोई ऐसा बात है जो भड़काने का काम करेंगे, फिर दूसरे आपके कोई दोस्त हैं उसको भड़काने का काम करेंगे। मेरा टोटली रूप यहाँ पे समाज सेवा है। और मुझे पहले भी मैंने कहा था, चुनाव के समय कई जनता को कहा था कि देखिए, चुनाव में जीत हार किसी का भी हो, मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो मैं 5 साल नहीं, अपने जीवन को पूरी तरह से इस राजनीति में, अपना राजनीति में नहीं, सेवा में सेवा में दूंगा। और हमेशा से मेरा मतलब शुरू में क्या था कि मैं बताता हूँ एक बात, कि शुरू में हम अपने दोस्त, जो भी हमारे आसपास के दोस्त थे, दोस्तों का सेवा करना शुरू से ही मेरा लक्षण कहिए या मेरे अंदर जो होता है एक ईमानदारी कहिए, वो चीज़ हम दोस्तों के साथ करते थे। धीरे धीरे स्टूडेंटों के साथ करना शुरू कर दिया और आज नगर पंचायत के सभी जनता के साथ हम कोशिश करते हैं करने का। फिर भी कई लोग जो हैं हमसे नाखुश रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको जहाँ से भी कॉल आता है, जैसे मैं आपने कहा एम्बुलेंस से पहले आप पहुँच जाते हैं, आप भी अगर कॉल कीजिएगा एट ए टाइम 24x7 हम अवेलेबल हैं और आपके पास पहुंचेंगे और सेवा के लिए। यही मेरा, और यही समझ के जनता हमको वोट भी दी है, हमको ये समझ के वोट नहीं दी है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब पद पर नहीं थे तब भी समाज सेवा के कार्यों को करते थे, और अगली बार जब आप चुनाव से अपने पदच्युत हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको पद न मिले, तब भी इस प्रकार के कार्य हैं जो आपके द्वारा संपादित किए जाएंगे। चलिए, सबसे आखिरी प्रश्न जो हम आपसे करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ख़ास तौर पर उन युवाओं के लिए जिनके आपके प्रति झुकाव होने के कारण आपको ये पद मिला, वो ये कि आप पद को लेकर के एक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरा तात्पर्य इससे है कि आप उपाध्यक्ष एक सीमा में हैं, एक सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी जो शिक्षक की सीमा है वो कहीं बंधी नहीं हुई है, पूरे केंद्र में नहीं बंधी हुई है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बंधी हुई है। तो क्षेत्र में जो युवाओं का झुकाव है शिक्षा को लेकर, कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल हम जब से चुनाव जीते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी उनसे हमारी बार बार बात होती रहती है। उनसे हम कहते हैं कि जो हमारे नगर क्षेत्र में जो लाइब्रेरी है उसका पुनरुद्धार कराया जाए। याद होगा आपको, चुनाव के समय एक हम बात बोले थे, गुप्त एजेंडा। गुप्त एजेंडा में कि हम जो हैं सो लाइब्रेरी से हम पैसा के क्षेत्र में अव्वल नहीं हुए हैं, नहीं तो अपना लाइब्रेरी हम खोल के बच्चों को शिक्षा देते। उसके पीछे रीज़न क्या है? आज समाज में जो भी बच्चा है वो बच्चा कहीं ना कहीं 11th और 12th कर लेने के बाद बच्चा भटक जाता है। भटक किस ओर जाता है? नशा की ओर। आजकल आप देखते होंगे कि चौक चौराहा बच्चा नशाखोरी के चक्कर में भटकता है। और कौन बच्चा है? तो 17 से 20 साल, यानी कि जो 11th 12th कर लिया उसके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, इसके कारण वो भटकता है। और मेरा यही एजेंडा था, गुप्त एजेंडा, कि मैं जब सबल हो जाऊंगा, मतलब कि पैसे से, उस टाइम मैं एक अपना लाइब्रेरी खोलूँगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने लाइब्रेरी बंद पड़े हैं उनको कार्यपालक सर से कह के कि इस लाइब्रेरी को पुनरुद्धार कराया जाए। ये चीज़ें कहाँ तक पहुँची है, ये कार्य आपने कहाँ तक पहुँचाया? देखिए, अभी तक बात हमारी उनसे हुई है, आगे अगर लेटर पैड पे लिख के देना होगा फिर भी उन पे हम दे के इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न एक और रहेगा कि किसी भी प्रकार के कार्यों को करने के लिए, जैसे अभी हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के निरीक्षण को करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, क्या किसी भी प्रकार के अधिकृत पहचान की ज़रूरत ही है कि उस दायरे में भी हम किसी प्रकार के कार्य कर सकते हैं? जब हमारे पास अधिकृत पहचान हो या फिर नहीं हो तो भी हम कर सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन एक युक्त निबंधन है जिसके तहत आप बोल सकते हैं। यानी
आप उसी के अनुकूल रह के कार्य कर सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप फ़िलहाल आप देखे भी हुए होंगे कि बिहार में ऐसी कई घटना घटी है, जो आप ज़्यादा आप आगे बढ़ जाते हैं तो उनको जो है सो कहीं ना कहीं सज़ा दिया जाता है। मेरा तात्पर्य था कि हमको अगर किसी प्रकार के जन कल्याण को करने हैं, जैसे हमें रोड पर जा रहे हैं, हमने किसी गलत चीज़ों को देखा, गलत कार्य हो रहे हैं, हमें उसको रोकना है, तो ज़रूरी है कि हमारे पास आधार कार्ड हो तो ही हम उस गलत कार्य को रोक सके, या फिर हम ऐसे भी रोक सकते हैं? ये ऐसे भी रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ के जनता को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ का जनता या कहीं जहाँ भी आप करते हो, वहाँ पे अगर गलत कोई लांछना लग जाता है आप पे, तो कहीं ना कहीं आपको अक्सर देखा गया है कि उस बच्चा को सज़ा दिया जाता है और आपको फंसा दिया। अक्सर आप देखते होंगे कि रोड पर एक्सीडेंट होता है जी। तो उस एक्सीडेंट में कई लोग उसको उठाना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि कहीं हम फंस जाएंगे जी और ये डर हमको नहीं है, इसीलिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं जी। और आप भी जब तत्पर रहिएगा तो आप भी ऊपर लेवल पर जाइएगा और इस कर्म को करिए। फंसाना वो दूसर बात है, उससे डरना नहीं चाहिए लोगों को, अपनी आवाज़ को रखना चाहिए लोगों के बीच और हमेशा रखिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपका हमेशा साथ दें, जहाँ भी आप हमारा साथ खोजिएगा आपको हम देंगे। जी सर, आपसे मिलकर के बहुत खुशी मिली और आपकी बातों से भी बहुत खुशी मिली। अभी हमने देखा कि सर जो हैं या फिर पद से जो उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव जी हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत से बखूबी कार्य किए हैं, पद से पहले भी और पद के बाद भी कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर लोग खुद से जागरूक होकर मेरे प्रति किसी भी प्रकार के प्रश्नों को उठाकर लाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं को उठाकर लाते हैं, तो हम उस पर कार्य करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर कार्य करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ की जनता की, यहाँ के प्रदेश की जनता को जो जागरूक होकर के अपनी समस्याओं को इनके सामने रखे और उसका समाधान ढूंढे। और अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं को समाधान करने में ये असक्षम होते हैं तो इसी तरह ऑन कैमरा मीडिया के सामने ये अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन इनका पूरा इस तरह से कहना है कि नहीं, हम किसी भी समस्याओं को लेकर के जो जनता के प्रति होती है अपने पैर पीछे नहीं हटाते, अपने कार्यों को करते हैं। तो अगर हम फिर से यही कहेंगे, तो कमी अगर कहीं है तो यहाँ की जनता को जागरूक होने में। आप जागरूक होइए, आप यहाँ प्रश्न उठाइए और अगर आपको जवाबें नहीं मिलती है फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। बाकी बातों के लिए जी एक बात और है जी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कहना चाहूँगा। जब भी मुझे मौका मिलता है मंच पे, तो हम एक बात कहते हैं जनता के बीच जी कि देखिए, शिक्षा जो है स्कूल में, जहाँ पे सरकारी स्कूल में शिक्षा जो मिलती है जी, उसको शिक्षा में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है जिसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जी। उसके माता पिता। जी माता पिता के कारण ही आज सरकारी स्कूल में शिक्षा कमज़ोर है। जी। अगर उसके माता पिता जैसे किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अगर कुछ भी गलत होता है, एक अक्षर भी गलत होता है, तो प्राइवेट स्कूल वाले मास्टर साहब को फ़ोन करके कहा जाता है कि मास्टर साहब मेरे बच्चा का आपने गलत पढ़ाया। लेकिन अगर वही चीज़ सरकारी स्कूल में होता है तो न माता को पता होता है न पिता को पता हो, यानी कि गार्जियन को हर एक 10 दिन पर 20 दिन पर लोगों को जाना होगा स्कूल में और तब जाके वहाँ कहना होगा कि मेरे बच्चा का कैसा पढ़ाई करवाते हैं आप, किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसा शिक्षा देते हैं, बार बार पूछना होगा कई घंटी क्लास होता है। और उसमें अगर वो पूछने जाएंगे और हम जैसे प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचेंगे और उस क्रियाकलाप को बढ़िया तरीक़ा से और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि जब मैं पद पे नहीं था और जब मैं स्कूल में जाता था, पूछता था, आज आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और उस सरकारी स्कूल के टीचर जब आप जाते थे तो आप पे लांछन लगाया जाता था कि वो जो है सो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो जो है सो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक प्रकार का लफंगा है। लेकिन आज हमने पद को प्राप्त किया है और हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी ढंग से पढ़ाई होगी। कब होगी? जब यहाँ की जनता, यानी कि उस माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा जिसके माता पिता के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी बातों से, आपकी बातों के आशय से पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बेकार है
तो कहीं ना कहीं आप अभिभावक ही इसके लिए सबसे ज़्यादा लाचार हैं। आप किसी भी प्रकार से जागरूकता नहीं दिखाते विद्यालयों में जाकर, जबकि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर वहाँ जाकर के शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपको ये लगता है कि हमने तो किसी भी प्रकार के पैसे सरकारी विद्यालय में खर्च किए ही नहीं है। तो आपके ये सोच बहुत ही गलत है। सरकारी विद्यालयों को, शिक्षकों को जो महीने के 70,000 लाख लाख रुपए मिल रहे हैं, ये आपके द्वारा दिए गए किसी न किसी प्रकार के कर ही है जो उनको मिल रहे हैं। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आप जागरूक हो, वहाँ जाकर के शिक्षकों से सवाल जवाब करें, और उसके बाद भी आपको अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती आपके बच्चों को, तो आप अपने प्रतिनिधि के साथ उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को ऊंचे स्तर पर ले जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपसे अंततः और हमारे तरफ से जो हमारे शिक्षक हैं और जो कोई भी यहाँ की जनता है, उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप जागरूक हो, प्रश्न उठाएं, और ख़ास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का, उस पर महत्वपूर्ण उठाएं और समाज में जागरूकता को फैलाएं। बाकी के लिए धन्यवाद।